दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में बता ही दिया था कि मिडवाइफरी के 4 पार्ट आएंगे। 1 मैंने डाल दिया है, 1 अपलोड हो ही चुका है, तो ये है सेकेंड पार्ट मिडवाइफरी का। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 34-35 है। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए या सही कूट का चयन कीजिए। तो गर्भाशय का क्या होता है? तो गर्भाशय का क्या रहता है? आंतरिक स्त्री जननांग। मासिक चक्र, प्राइड, मासिक चक्र। तो गर्भाशय का होता है आंतरिक स्त्री जननांग और मासिक चक्र का है 26 से 3 दिन का चक्र रहता है। पार्टोग्राफ फ्राइडमैन ने दिया था। अमनियोटिक द्रव गर्भ में रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस क्या बन जाता है? 3, 4 पार्टोग्राफ फ्राइडमैन और फिर है हमारा अमनियोटिक द्रव यानी कि गर्भ। तो ये वाला जो सीरियल रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं ये कौन सा सीरियल है हमारा। 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से सूतिकावस्था के लघु विकारों में शामिल है? ए, स्तनों का अतिपूरित होना, बी, एनीमिया, सी, बवासीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो सूतिकावस्था के लघु विकार पूछे गए हैं, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे हमारे। स्तनों का अतिपूर्ति होना, एनीमिया हो जाता है, बवासीर हो जाती है कब्ज के कारण। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो में क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि स्किप करके अगर देखेंगे आप तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चंस के अंदर की बातें भी आपको समझा देते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीटॉक्सी गर्भाशय संकुचनों को क्या करता है? ऑक्सीटॉक्सिन एक इंजेक्शन होता है, वो गर्भाशय संकुचनों को क्या करता है? ए, धीमा, बी, तेज, सी, ना धीमा ना तेज या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीटोसिन जो करता है संकुचनों को फास्ट कर देता है, मतलब कि तेज कर देता है संकुचनों को, और तेज कर देता है तो सर्विक्स का मुंह भी जल्दी से डायलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गर्भावस्था के दौरान किसका उपयोग गर्भ शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर सकता है? ए, लिथियम, बी, आयरन, सी, कैल्शियम या डी उपयुक्त सभी। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अर्गोट डेरिवेटिक्स का उपयोग गर्भपात अथवा गर्भ शिशु की डिलीवरी के पश्चात गर्भाशय रक्तस्राव को क्या करने के लिए किया जाता है? ए, बढ़ाने के लिए, बी, कम करने के लिए, सी, कम और बढ़ाने के लिए या डी रोकने के लिए। तो 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑक्सीटोसिन प्रसव प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय संकुचनों को क्या करता है? अभी तो बताया ही था, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? गर्भाशय संकुचनों को बढ़ा देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां
कभी भी चाय, कॉफ़ी या दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ आयरन का अवशोषण क्या कर देती हैं? अधिक, कम, कम और अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को पता है कि आयरन की गोली हमें सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ लेनी चाहिए। हो सके तो नींबू पानी से ले लें, बट कभी भी किसी और लिक्विड पदार्थ से ना लें। चाय, कॉफ़ी, दूध से तो बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। वो क्या करती हैं? आयरन के अवशोषण को कम कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गर्भाशय संकुचनों को कम करने तथा गर्भावस्था की अवधि को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. मिथार्जिन कारक, बी. टोकोलाइटिक कारक, सी. अर्गोट कारक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ए, बी, सी, डी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोकोलाइटिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन सी खाद्य युक्त पदार्थ आयरन के अवशोषण को क्या कर देते हैं? ए. कम, बी. बढ़ा देते हैं, सी. कम और बढ़ा मतलब कि दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है राइट आंसर दोस्तों? विटामिन सी युक्त पदार्थ अवशोषण को बढ़ा देते हैं। इसीलिए मैंने अभी बताया था ना कि आयरन को हमेशा पानी से लेना चाहिए, अगर हो सके तो नींबू पानी से लें। तो नींबू में क्या रहता है? विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में रहता है, तो वो उसका अवशोषण को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भ शिशु की डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम हेतु दवा का उपयोग किया जाता है। ए. पैरासीटामोल, बी. मिथार्जिन, सी. डोलो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथार्जिन। डोलो बुखार की दवाई है, पैरासीटामोल भी बुखार की दवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग रक्त के थक्का बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है? ए. ऑक्सीटॉक्सिक, बी. स्कंदरोधी, सी. टोकालाइटिक्स या डी एंटी कन्वर्जन। तो 11 का राइट आंसर है दोस्तों स्कंदन रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से रिपेयरिंग किस प्रकार की दवा है? ए. स्कंदन रोधी, बी. उच्च रक्तदाब रोधी, सी. एंटीबायोटिक या डी एंटीपायोरेटिक। 12 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? स्कंदन रोधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से भ्रूणीय जनन स्तर एकोडर्मा से विकसित होने वाली संरचना है? ए. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी. पीयूष ग्रंथि, सी. त्वचा की एपिडर्मिस या डी उपरोक्त सभी। तो 13 का क्या है राइट आंसर दोस्तों? भ्रूणीय जनन स्तर एकोडर्मा से विकसित होने वाली संरचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, पीयूष ग्रंथि भी है, त्वचा की एपिडर्मिस भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भ्रूणीय जनन स्तर एकोडर्मा से विकसित होने वाली संरचनाएं हैं? ए. अस्थियां, बी. यकृत, सी. लार ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें एकोडर्मा से विकसित होने वाली संरचना? लार ग्रंथियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। भ्रूणीय जनन स्तर मेसोडर्मा से विकसित होने वाली संरचनाएं हैं? ए. अस्थि व उपास्थियां, बी. यकृत एवं पित्ताशय, सी. लार ग्रंथियां या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेसोडर्म की बात की जा रही है यहाँ पे। पहले क्या था? एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से जो होती हैं विकसित, वो होती हैं अस्थियां और उपास्थियां। क्वेश्चन नंबर 16। भ्रूणीय जनन स्तर एंडोडर्म से विकसित होने वाली संरचनाएं हैं? ए. लार ग्रंथियां, बी. अस्थियां,
सी यकृत व पित्ताशय या डी उपयुक्त सभी। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यकृत एवं पित्ताशय। इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, मेसोडर्मा, एकोडर्मा, एंडोडर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निषेचित अंडे का गर्भाशय में आरोपण कितने दिनों में प्रारंभ हो जाता है? निषेचित अंडे की यहाँ बात की जा रही है, तो इसका आरोपण कितने दिनों में प्रारंभ हो जाता है? ए 1 से 2 दिन, बी 6 से 7 दिन, सी 10 से 15 दिन या डी 24 से 35 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 7 दिन में अंडा आरोपण हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निषेचित अंडे का गर्भाशय में आरोपण कितने दिनों में पूर्ण हो जाता है? वहां पूछा था कि कितने दिनों में आरंभ हो जाता है, यहाँ पूर्ण की बात आ गई है। तो ए 5 दिन, बी 11 दिन, सी 21 दिन या डी 35 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वहाँ 6 से 7 दिन लग रहे थे, अब यहाँ पूर्ण होने की बात की जा रही है, तो पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निषेचन के पश्चात अगले 8 माह की अवधि क्या कहलाती है? मतलब निषेचित जब अंडा वहाँ पे आरोपित हो गया है, पूर्ण तरीके से विकसित हो गया है यूट्रस के अंदर, तो उसके पश्चात 8 माह की जो अवधि रहती है उसको हम क्या बोलेंगे, उस निषेचित अंडे को? तो ऑप्शन नंबर ए डिंबावस्था, बी भ्रूणावस्था, सी गर्भावस्था या डी उपयुक्त सभी। तो उसको हम बोलते हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भ्रूण ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था बोलते हैं गर्भवती को। क्वेश्चन नंबर 20। लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस या सी 25 से 28 डिग्री सेल्सियस या डी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो ये लेबर रूम की बात की जा रही है जहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, तो लेबर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे पार्ट 3 एंड 4 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएँ। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।